Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my classes. So, students, today we will discuss new chapter from your book Hornbill, and the name of the chapter is Reach for the Top. So, this chapter is basically divided into two parts, and in today's class we will discuss part one, which is the story of Santosh Yadav. Okay, so Santosh Yadav may sound masculine name, but she is female, feminine. Okay, so in this story we will see that how a young girl who is so determined and she did something which no one has ever done before. She became the youngest mountaineer to reach on the top of the world, that is Mount Everest, when she was only 20 years old. So we will read her story, her struggles, and everything she did to achieve that success in her life. Okay, so let's start. आज जो बच्चों हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इस स्टोरी में हम देखेंगे कि संतोष यादव नाम की एक गर्ल है, एक लड़की है जो कि बहुत डिटरमाइंड है और वो कैसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, इसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं जो कि हिमालयाज में है, उस पर चढ़ती है और वो पूरे दुनिया की सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की लड़की बनती है। और ना सिर्फ एक बार वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी होती है। So it is very interesting story. I hope you all are understanding each and every line with concentration. Let's begin. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, sought not considered a curse, was not generally welcome. So अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनका नाम संतोष यादव है, वो एक ऐसी पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी थी। तो उनका जन्म एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे लड़का पैदा होने को एक ब्लेसिंग मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि बेटी पैदा होने को कर्स, श्राप तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू बॉयज़ उतना उस चीज़ का स्वागत नहीं करते हैं। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम कहें कि लड़का होने पे ज़्यादा खुशी मनाते हैं, लड़की होने पर उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मनाते। तो बहुत से तो ऐसे समाज है जहाँ पर लड़की होने को कर्स मानते हैं, उसको अभिशाप मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Okay? So, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, नॉट कैरेक्टर, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। सो जब संतोष अपनी माँ के कोख में थी, उनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्ट कर रही थी उन्हें, तब एक ट्रैवलिंग होली मैन का मतलब जो साधु संत होते हैं, वो जगह जगह घूमते हैं, वो इनके घर के पास आता है और ब्लेसिंग देता है, दुआ देता है कि तुम्हें बेटा ही होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी उम्मीद करते हैं, ज़्यादातर लोग बाबा इसी चीज़ की ब्लेसिंग दिया करते हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी वुमेन एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो उसे लड़का ही पैदा हो। तो इनकी दादी कहती हैं कि नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए। तो ये चीज़ सुन करके जो साधु बाबा होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें भी लगता है क्योंकि सारे लोग तो यही विश मानते हैं कि उनका लड़का पैदा हो, बट उनकी दादी कहती हैं कि हमें लड़की चाहिए। तो वो ऐसे ही उनको लड़की की ब्लेसिंग दे देता है, कहता है ठीक है, तुम्हें लड़की ही पैदा होगी,
मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, तुम्हें दुआ देता हूँ। और ऐसा ही होता है, सच में संतोष पैदा होती हैं जो कि एक गर्ल ही थी। And the destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born to the sixth child in family with 5 sons and a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Joniawaz of Rewari district in हरियाणा। सो यहाँ से आप समझ सकते हो बच्चों, क्योंकि संतोष के ऑलरेडी 5 बड़े भाई थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी फैमिली में कोई लड़की भी हो, इसलिए वो लड़की की विश कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके 5 बड़े भाई थे। तो संतोष अपने घर की सबसे छोटी और 6th चाइल्ड होती हैं, उनके 5 बड़े भाई हैं, और उनका जन्म जो है वो एक हरियाणा के छोटे से गांव में होता है जिसका नाम जोनियावास है, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग हियर, वी डिडंट मिस एनीथिंग। ओके, आगे हम चलते हैं। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। तो इनका नाम संतोष रखा गया। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, जिसको हम सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं, संतुष्टि भी कह सकते हैं। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑफ हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। Looking back, she says now, from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. So जब संतोष पैदा हो जाती है तो उनका नाम संतोष रखा जाता है, जिसका मतलब होता है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। लेकिन संतोष को किसी भी चीज़ का सेटिस्फैक्शन नहीं था। सबसे पहले तो उनके घर का जो ट्रेडिशनल माहौल था, वहाँ के लोग जैसा चीज़ों को फॉलो करते थे वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी, अपने तरीके से जीना चाहती थी। जबकि गांव में दूसरी लड़कियां जो होती थी वो गांव वालों के हिसाब से चलती थी और वहाँ के अपने कपड़े पहना करते थे, ट्रेडिशनल क्लोथ्स। और संतोष जो होती थी वो शॉर्ट्स मीन्स हाफ पैंट पहना करते थे। और वो कहती हैं कि मैंने शुरू से ही ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर किसी को ये चीज़ रैशनल लगता है, रैशनल मीन्स डिफरेंट लगता है, अलग लगता है, तो मैं उनके लिए चेंज नहीं होंगी, उनको खुद चेंज होना पड़ेगा, मैं खुद उनके लिए चेंज नहीं होंगी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे मेरी सोच बदलने पर कोई मजबूर ना कर। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools. Even to the country's capital, New Delhi was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to do with local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment arrived came when she turned 16. At 16, most of girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. So संतोष जी के जो पेरेंट्स थे वो अच्छे खासे थे, रिच थे, क्योंकि वो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, और वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भी भेज सकते थे, क्योंकि दिल्ली उनके घर से पास था। रेवाड़ी से हरियाणा दिल्ली तो सटा ही, आप सब जानते हो। लेकिन उनके घर में ऐसा रिवाज नहीं था कि लड़कियां पढ़ने के लिए घर से बाहर जाएं। लड़के जा सकते हैं लेकिन लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती, तो उनको विलेज में ही पढ़ाई करनी पड़ी। उन्होंने इस चीज़ को क्वाइटली एक्सेप्ट किया। उन्होंने उस समय कुछ बोला नहीं और उन्होंने मन में ये डिसाइड किया कि जब सही समय आएगा, जब मैं थोड़ी बड़ी होंगी, मैं आत्मनिर्भर होंगी, तो मैं खुद इस चीज़ के लिए लड़ूंगी। और सही समय आता है जब वो 16 साल की होती हैं। व्हेन शी गॉट 16 की जब वो थी, तब उनके साथ की जो बाकी लड़कियां थी वो शादी वगैरह करने के बारे में सोच रही थी। इनके ऊपर भी प्रेशर दिया जा रहा था, क्योंकि उनके गांव में 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened
her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. जब इनको मैरिज के लिए कहा जाने लगा तो वो उनका कहना था कि मेरे दिमाग में मैरिज जो है वो लिस्ट में लास्ट नंबर पर भी नहीं आती, और वो अपने घर वालों को थ्रेटन करती हैं, धमकाती हैं। वो कहती हैं कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती। इसलिए वो प्रॉपर एजुकेशन करने के लिए वो अपने घर को छोड़ देती हैं, वो दिल्ली चली आती हैं और अपने घर वालों से, उनके घर वाले इस चीज़ से नाराज़ होकर कहते हैं कि वो उनकी स्कूल की फ़ीस नहीं जमा करेंगे। तो वो कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी फ़ीस का इंतज़ाम खुद कर लूँगी, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी और मैं अपनी स्कूल की फ़ीस खुद दे दूँगी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। ये सब होने के बाद जब ये निश्चित थी अपने डिसीजन में, तो उनके पेरेंट्स को फाइनली मानना पड़ता है और वो फ़ीस उनके पे कर देते हैं। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. इनको पढ़ने लिखने का बहुत ही मन करता था। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तभी वो अपने हक के लिए लड़ाई कर सकेंगे। वो आगे पढ़ने के लिए दिल्ली में चली आती हैं, वहाँ से अपना हाई स्कूल पास करती हैं। उनके घर वालों को भी अब तक ये समझ में आ जाता है कि ये बाकी लड़कियों के जैसे नहीं है और इसकी ज़िद के आगे घर वालों को भी झुकना पड़ता है और उसे आगे की एजुकेशन वो कराते हैं। आगे की एजुकेशन कराने के लिए हाई स्कूल के बाद वो राजस्थान में एक कॉलेज है, देयर शी टुक एडमिशन, राजस्थान के कॉलेज में जयपुर में वो एडमिशन ले लेती हैं। उस कॉलेज का नाम महारानी कॉलेज था और वहाँ पे वो एक कस्तूरबा हॉस्टल में रहा करती थी। एंड देन शी सेज, संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। आई यूज्ड टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in a affirmative and motivated me to take to climbing. जहाँ पे वो रहा करती थी जयपुर में कस्तूरबा हॉस्टल में, कस्तूरबा हॉस्टल के पीछे आप लोगों को पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम अरावलीज है। उस अरावली पर्वत में वो देखा करती थी कि कुछ विलेजर्स जो है उस पर चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वैनिश हो जाते हैं, मीन्स टू गेट लॉस्ट, गायब हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो डिसाइड करती हैं कि एक दिन वो खुद उस पहाड़ों पर जाएंगी और देखेंगी। तो जिस दिन वो वहाँ पे जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और कुछ माउंटेनियर्स दिखते हैं। माउंटेनियर्स हम किसे कहते हैं? जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, उनको माउंटेनियर्स कहते हैं। तो उनसे वो पूछती हैं कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, और उनका आंसर यस होता है। वो कहते हैं हाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और उनको मोटिवेट भी करते हैं क्लाइंबिंग के लिए। And then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. तो जब पहली बार इनको माउंटेन पर चढ़ने को कहा गया और उन माउंटेनियर्स के साथ जब ये चढ़ती हैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो ये अब डिसाइड कर लेती हैं कि उनको अब लाइफ में कुछ नहीं करना, उनको एक माउंटेनियर बनना है, और वो अपना लक्ष्य जो है वो तय कर लेती हैं। तो बेटा, किसी भी बड़े लक्ष्य को हम एक बार में अचीव नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की, बहुत पेशेंस की, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा हमें हमारी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तो इच्छा शक्ति तो ऑलरेडी संतोष जी के पास बचपन से ही थी।
बस उन्हें ज़रूरत थी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए वो अपना नाम लिखवाना चाहती थी माउंटेनियरिंग स्कूल में। माउंटेनियरिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना सिखाते हैं। तो वो कुछ पैसे बचाकर उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना नाम लिखवा लेती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरा जो कॉलेज था, अभी वो जयपुर वाले कॉलेज की बात कर रही हैं, कहती हैं कि मेरा कॉलेज जो था वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसको ख़त्म होते होते 19 मई हो गया, 19 मई हो गया, और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी पहुंचना था माउंटेन वाले कॉलेज के लिए। तो कहती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 2 दिन का ही समय था, उसके लिए मैं घर क्या करने जाती, तो मैं सीधा उत्तरकाशी ही चली गई और अपने घर वालों को ये भी इन्फॉर्म नहीं किया कि अब वो माउंटेनियरिंग स्कूल में पढ़ेंगी। तो उनको एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिखना पड़ता है, माफ़ीनामा लिखना पड़ता है अपने पेरेंट्स को, ये बताते हुए कि अब वो माउंटेनियरिंग स्कूल में अपना नाम लिखा चुकी हैं और वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी करेंगी। तो इन्होंने अपने मम्मी पापा से नहीं पूछा। आपको क्या लगता है अगर वो अपने मम्मी पापा से पूछती तो क्या उसके मम्मी पापा उन्हें परमिशन देते? नहीं, कभी नहीं। जब हमारे मम्मी पापा हमें थोड़ी दूर अकेले नहीं जाने देते, तो इतना रिस्की काम, आप जानते हो माउंटेनियरिंग में कितने लोगों की अक्सर मौत हो जाती है, पहाड़ों में गिरने का डर होता है, बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाने का डर होता है, इतनी ऊंचाई पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, और तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। सो कोई भी गार्जियन अपने बेटी को ऐसे रिस्की जॉब के लिए नहीं कहेगा, परमिशन नहीं देगा, इसलिए वो खुद से वहाँ पर चली जाती हैं और अपने मम्मी पापा को लेटर लिखकर इन्फॉर्म कर देती हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ होगा, बिकॉज द वीडियो इज ऑलरेडी increased and I don't want to give more of it. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. Comment down your names, class and section. Thank you so much.